Hello. Good morning, everybody. I am P. Ranjit, Faculty of History. व्योमा आईएएस के मंच पे आपका स्वागत है। पिछले सेशन में मैंने बजट की चर्चा की थी। हमारा ये सेशन उसी बजट के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ कि आखिर बजट में ऐसे क्या क्या नए तथ्य, नए अवधारणाएं, नए फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है। तो जब बजट की चर्चा करेंगे तो आपने गौर किया होगा, पिछले क्लास में मैंने उदारीकरण, खगोलीकरण, ग्लोबलाइजेशन वगैरह की चर्चा की थी। इस बार अगर आपने गौर से वित्त मंत्री जी का भाषण देखा होगा, सुना होगा, तो उनके पूरे भाषण में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्पेंड स्पेंड, खर्च खर्च खर्च। वो खर्च को ज्यादा आगाह कर रहे थे कि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा खर्च करे। तो एक बात मैं इसकी तुलना इसके बारे में डिटेल से करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, हिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते, आईएएस के एस्पिरेंट्स के नाते, जब हम बजट की चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ हम एक पक्षीय बजट को सिर्फ हम नहीं पढ़ें, बजट के साथ साथ उसके जो ब्रॉड आइडियाज हैं, उसके पीछे का जो दृष्टिकोण है, उसके पीछे के जो आर्थिक दर्शन है, जब उस दर्शन को हम पढ़ेंगे, सपोज बजट में खर्च क्यों बढ़ाया गया, तो उसके पीछे कौन सा आर्थिक दर्शन काम कर रहा था। जब आप इस आर्थिक दर्शन को, इस फिलॉसफी को, इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे, फिर आपको बजट काफ़ी आसान लगेगा, समझने में काफ़ी आसान लगेगा। बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं कि अब बजट की डाटा इसको पढ़ते रहते हैं, आंकड़े में उलझ के रह जाते हैं। इस साल हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा दिया गया, इस सेक्टर को ज़्यादा दिया गया, उस सेक्टर को कम कर दिया गया। इससे आपको एक ब्रॉड आइडियाज नहीं बनेंगे, एक विस्तृत दृष्टिकोण आपको नहीं बन पाएगा। इसलिए जब भी आप बजट को देखें तो आपको पढ़ने की आदत होती है, तो सबसे पहले उस पूरे ब्रॉड आइडिया जो समझे कि आखिर सरकार ये क्यों घोषणा कर रही है, इसके पीछे कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, इसके पीछे कौन सा आर्थिक दर्शन काम कर रहा है। जब आप उस बिंदु को पकड़ लेंगे, छू लेंगे, फिर आपको बजट याद भी रहेगा, आप आंकड़ों में उलझ के नहीं रह जाएंगे, और आप भली भांति मेंस के पेपर में या चाहे प्री के पेपर में आप इजीली आप बता सकते हैं। इसलिए बजट को हम उसी तरफ से पढ़ाएंगे कि पहले टोटल उसका एक बार हम आपको बजट का जो इकोनॉमी, पिछले क्लास से आगे बढ़ते हुए हम आपको एक दर्शन बताने का प्रयास करेंगे, एक विचारधारा, आइडियोलॉजिकल इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी, स्कूल ऑफ थॉट बताने का प्रयास करने के बाद हम आपको बजट पर आएंगे, और फिर आप अपने आप बजट आपको याद होता चला जाएगा। बजट को याद करने की चीज़ नहीं है कि बजट को हम याद करते रहें। अगर वित्त मंत्री जी ने कहा कि खर्च करो, स्पेंड करो, खर्च, ये किस आर्थिक दर्शन का कहना है, किस फिलोसफर का कहना है, किस इकोनॉमिकल फिलोसफर ने कहा था कि आपको खर्च करने से आपकी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। आपने गौर किया होगा, मई जून के महीने में एक तो हमारी अभी अर्थव्यवस्था काफ़ी मंदी के दौर से गुजर रही है, एक तो कोविड का दौर आपने देखा, एक साल से पूरी अर्थव्यवस्था क्रस्ट हो गई है, मंदी के दौर से हम गुजर रहे हैं। दूसरी बात कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसके पहले डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी का हो, या उसके पहले जो मंदी आई थी, इस सब का प्रभाव होते हुए जब ये कोविड का दौर आया, तो धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी मंदी के दौर में है, काफ़ी इकोनॉमिकली डिप्रेशन के दौर में हम गुजर रहे हैं। तो आपका सवाल बनेगा कि आखिर ये जो समस्या हमारे पास है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम जो समस्या है, इस समस्या का निदान करने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है। या वित्त मंत्री जी ने भाषण में, अपने बजट में इस समस्या के निदान करने के लिए क्या क्या प्रावधान, क्या क्या प्रोविजन रखे हैं। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि अगर जब देश इस मंदी के दौर से गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर है, इस क्राइसिस से निकालने के लिए आपके पास क्या आइडियाज हैं। वो आइडियाज कहाँ से आएंगे आपके पास? वो आइडिया वहीं से आएंगे जो इकोनॉमिकली, जो स्कूल ऑफ थॉट, इकोनॉमिक जो विचारक थे, जो फिलोसफर थे, जब उन्होंने जो जो आइडियाज़ दिए, उस आइडिया से आपके आइडिया निकलेंगे कि इस मंदी के दौर से निकालने का देश के पास क्या क्या विकल्प है, और किस विकल्प का सहारा वित्त मंत्री जी ने लिया है। एक तो हमारी अर्थव्यवस्था बीमार है, इस बीमार अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए जो बजट में जो प्रावधान रखे गए हैं उसकी चर्चा भी करेंगे, और इसके लिए क्या क्या
विचारकों ने क्या क्या उपाय बताए थे, उस विचारों को पढ़ते हुए हम इस विचारधारा पे आएंगे, इस पहलू पे आएंगे कि आखिर हमारे पास क्या रास्ते थे या रास्ते हैं। जब भी इस तरह से अब अपनी अर्थव्यवस्था बीमार होती है, मंदी के दौर से आती है, तो एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक विचारक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आएगा, वो है J.M. केन्स। J.M. केन्स, आप इनका नाम याद रखेंगे एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ जब भी दुनिया में मंदी का दौर आए, इकोनॉमिक डिप्रेशन का दौर आए, रिसेशन का दौर आए, तो ये एक पेन किलर की, इनकी थ्योरी एक पेन किलर की काम करती है। इनकी थ्योरी कोई सॉल्यूशन नहीं देती है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, लोग इनको सही भी नहीं मानते हैं इस थ्योरी को, लेकिन बिना इस थ्योरी का यूज किए, बिना इस पेन किलर को खाए, आप इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से दूर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जब भी आंसर लिखें तो J.M. केन्स की थ्योरी का उल्लेख जरूर करेंगे। मैं इसकी डिटेल से चर्चा करूंगा, बताऊंगा आखिर J.M. केन्स ने क्या कहा था। और ये भी ध्यान रखेंगे, J.M. केन्स ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश सिविल सर्विस एग्जाम देना चाहते थे, हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। और सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनके इकोनॉमिक्स में नंबर कम थे। और फिर उन्होंने इकोनॉमिक, उनकी स्पीड को देखें, उन्होंने फिर इकोनॉमिक्स को ही अपना सब्जेक्ट बनाया और विश्व में इतनी बड़ी थ्योरी दी, जिस थ्योरी की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिला। और जब भी पूंजीवादी कैपिटलिस्ट का दौर आता है, कैपिटलिस्ट की चर्चा होती है, तो J.M. केन्स की चर्चा जरूर होती है। तो ये भी आप इनके स्पीड की तारीफ करेंगे कि वो सिविल सर्विस फेल होने के बाद भी, असफल होने के बाद भी उसी सब्जेक्ट में, उसी इकोनॉमिक सब्जेक्ट में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता। तो हम इनकी चर्चा करेंगे। इसके पहले 2-3 और थ्योरी है, 2-3 और धारा है, उस धारा को 3-4 धारा है इकोनॉमिक्स में, अगर आप उस धारा को समझ जाएं तो कभी आपको कभी बजट के समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर मंदी का दौर हो, डिप्रेशन का दौर हो, उस दौर से क्या निजात, क्या दवा हो सकती है, आप उस दवा को खोज सकते हैं, उस रास्ते को खोज सकते हैं। और उसकी चर्चा हम करते हैं। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ें, अर्थव्यवस्था को पढ़ें, तो सबसे पहले 16वीं 17वीं शताब्दी में, ये छोटे छोटे 2-3 पॉइंट है, आप इसे समझ लेंगे, कोई मैं वो इतिहास में नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन आपको जानने पड़ेंगे, जानने चाहिए। जब आप इकोनॉमिक्स की धारा को, स्ट्रीम को, उसके इवोल्यूशन को आप समझ सकते हैं, समझ जाएंगे, फिर आपको इकोनॉमिक्स समझने में आसानी होगी। इसलिए इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स को समझिए। तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आपने गौर किया होगा, सामंतवादी व्यवस्था टूट रही थी, फीडर सिस्टम। और सामंतवादी व्यवस्था टूटने के बाद एक नई स्टेट, नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, नए नए देश बन रहे थे, नए राज्य बन रहे थे। यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था टूट रही थी, तो सामंतवादी व्यवस्था टूटने के बाद न्यू स्टेट का उदय होता, न्यू स्टेट का उदय होता। एक नई संकल्पना, एक नई कंसेप्ट आते हैं, जहाँ मोनार्की का जन्म होता है, मोनार्की का उदय होता है। और यहाँ प्रतिबद्ध नौकरशाही होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है। तो जो पुरानी व्यवस्था थी, चर्च की व्यवस्था या फीडर सिस्टम, वो अब समाप्त हो चुका होता है। यूरोप में नए नए राज्यों का उदय हो चुका होता है, और ये नए राजतंत्रात्मक थे। यहाँ पर प्रतिबद्ध ब्यूरोक्रेसी का उदय होता है, जन्म होता है। और इसी जगह पर मिडिल क्लास का भी उदय होता है, व्यापारी वर्ग का भी उदय होता है। और ये व्यापारी वर्ग, कुछ यूरोपीय कंपनियों का उदय होता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी, आपने नाम सुना होगा। ये कंपनियां दूसरे देशों में जाकर व्यापार करती है और इनको फायदा पहुंचाती है। इस दौर में हालांकि इनकी भूमिका बहुत मजबूत नहीं थी। इस दौर में एक अलग प्रकार का आर्थिक दर्शन था, एक अलग प्रकार का आर्थिक विचारधारा थी। उस विचारधारा का नाम था वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद
मर्केंटलाइज, वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें ये कहा जाता था कि इसमें दो बातें थी, कीमती धातुओं का संग्रह, आपके अपने देश के पास जो सोना चांदी प्लेटिनम जो भी कीमती धातु है उन धातुओं का संग्रह, कीमती धातुओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ प्रेस्टिजियस मैटर, इसके साथ साथ निर्यात को बढ़ावा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा, निर्यात को बढ़ावा, निर्यात को बढ़ावा और आयात को कम से कम। इसका अर्थ ये हुआ, ये एक ऐसी खतरनाक विचारधारा थी, एक खतरनाक आर्थिक दर्शन था जहां पे हर देश सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि अगर ये मान ली एक ये देश ये है तो जितनी कीमती धातु हैं वो कहीं से लेकर मेरे पास रहे, सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल को दूसरे देश में बेचें और दूसरे देश से तो वस्तु मंगाए ही नहीं। दूसरे देश से वस्तु मंगाएंगे, इन लोगों का सोचना था अगर दूसरे देश से वस्तु आएगी तो मेरा फॉरेन मनी भी चला जाएगा और व्यापार संतुलन उस देश के पक्ष में चला जाएगा। ये प्रोटेक्टिव व्यापार था, प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन दिया गया था इस विचारधारा के माध्यम से, और ये विचारधारा काफी घातक थी। इसकी चर्चा इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री में हम करेंगे, इसका क्या प्रभाव है दुष्प्रभाव है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा नहीं समझना है। पर आप उस पर ये समझेंगे कि मर्केंटलाइज या वाणिज्यवाद 16वीं शताब्दी की धारा थी, इकोनॉमिक दर्शन था, फिलॉसफी थी। जब सामंतवाद व्यवस्था टूट गई, सामंतवाद व्यवस्था के बाद जब नए नए राज्यों का उदय हुआ, मोनार्की का जन्म हुआ, तो प्रतिबद्ध सेना थी, ब्यूरोक्रेसी थी, कुछ मिडिल क्लास व्यापारी वर्ग का भी उदय हुआ, कुछ यूरोपीय कंपनियां भी आई जो दूसरे देशों में जाकर अविकसित देशों में जाकर पैसे कम व्यापार करती थी। और उसी वक्त एक कंसेप्ट आया था जिसे कहते हैं वाणिज्यवाद, जिसके तहत हर देश कीमती धातु को अपने देश में संग्रह करके रखता था। उसका व्यापार करना, उसको इसका इंपोर्ट करना, ये सब नहीं चाह रहा था। तो कीमती धातुओं का संग्रह और ज्यादा से ज्यादा अपनी बनाए वस्तु को दूसरे देश में भेजने का प्रयास कर रही थी, और आयात तो बिल्कुल कम से कम हो, हम दूसरे देश से सामान बिल्कुल कम से कम लाएं। इस थ्योरी पर यह वाणिज्यवाद टिकी हुई थी। ये एक खतरनाक विचारधारा थी, ये बिल्कुल अर्थव्यवस्था के धारा के खिलाफ थी। लेकिन ये उस वक्त सफल इसलिए हो गया क्योंकि जो यूरोपीय राज्य थे, 4-5-6 छोटे छोटे राज्य थे और उनके विशाल विशाल उपनिवेश होते थे, तो उपनिवेशों से वो शक्ति, वो संसाधन मिल जाया करते थे। और ये वाणिज्यवाद की सफलता ने कुछ दिनों लोगों को दिखलाया कि शायद ये नीति सफल हो सकती है या सफल है। लेकिन ये सफलता इनकी इस नीति पे नहीं थी, बल्कि जो संसाधन उनको उपनिवेशों से मिलते थे उसकी वजह से कुछ वक्त तक ये व्यवस्था चली। और इस व्यवस्था ने की तगड़ी आलोचना हुई। बाद के दिनों में इस व्यवस्था को छोड़ने का प्रयास किया गया और एक दूसरी व्यवस्था आई जिसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स का दौर प्रारंभ होता है और इसके प्रणेता थे, आपने नाम सुना होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ और रिकार्डो। इनका ये कहना था कि जो वाणिज्यवाद है ये एक खतरनाक डेंजरस विचारधारा है जो व्यापार के सिद्धांत की प्रतिकूल रूप से काम कर रहा है। वो व्यापारिक सिद्धांत जो थ्योरी है उसकी बिल्कुल उल्टे तरीके से काम कर रहा है। जब तक हम व्यापार पे फ्री ट्रेड की घोषणा नहीं करेंगे, फ्री ट्रेड नहीं होगा, मुक्त व्यापार नहीं होगा, एक देश से दूसरे देश के बीच वस्तुओं का अंतर्प्रवाह बिल्कुल मुक्त तरीके से नहीं होगा, तब तक न दुनिया का विकास, विश्व का विकास हो सकता है, न ही उस देश का ही विकास हो सकता है। वो तो एक शोषणकारी प्रक्रिया थी, वो इसमें वस्तुओं का एक्सप्लॉयटेशन, किसी देश का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इसने फ्री ट्रेड का नारा दिया। एडम स्मिथ ने जो कंसेप्ट लाया उसे कहते हैं फ्री ट्रेड। आपने सुना होगा शब्द लेजर फेयर।
लेजर फेयर, जो ऐसे लेजर फेयर शब्द के प्रणेता एडम स्मिथ को भी माना जाता है। लेजर फेयर उस सिद्धांत को कहा जाता है, उस व्यवस्था को कहा जाता है जहां पर सरकारी नियंत्रण बिल्कुल न हो, वस्तुओं के मुक्त आवाज प्रवाह के लिए कोई रुकावट न हो, एक देश से दूसरे देश के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह हो, सरकारी नियंत्रण न हो, किसी प्रकार का सरकारी कंट्रोल न हो। इस व्यवस्था को फ्री ट्रेड या लेजर फेयर का नाम दिया गया। हालांकि लेजर फेयर के प्रणेता एडम स्मिथ को माना जाता है, लेकिन वस्तुतः ये शब्द उनसे पहले यूज में आया था। एक फ्रांस के शासक थे लुई 14वां। एक इंटरेस्टिंग बात है, लुई 14वां शासक थे और वहां पर वो एक बार व्यापारियों का संगठन के साथ मिल रहे थे। तो लुई 14वां ने उन व्यापारियों से बोला कि अगर आपकी कोई समस्या हो व्यापार संबंधित, अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, कोई आपकी कोई डिमांड हो, कोई मांग हो। तो उन्होंने कहा कि बस मेरी एक ही मांग है कि आप कुछ ना करें। लेजर फेयर, लेजर नॉट फेयर, आप कुछ ना करें, मैं खुश रहूंगा, नहीं सरकार अपना नियंत्रण छोड़ दे। तो वहीं से शब्द आया जिसे पॉपुलर एडम स्मिथ ने किया था। तो आप लेजर फेयर शब्द को भी याद रखेंगे। लेजर फेयर का अर्थ होता है कि मुक्त व्यापार, सरकारी कंट्रोल नहीं, सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण, सरकार का किसी प्रकार का कंट्रोल, सरकारी हस्तक्षेप के बिना अगर व्यापार हो रहा है, इसे फ्री ट्रेड या लेजर फेयर का नाम दिया गया, जिसे पॉपुलर एडम स्मिथ ने किया था और रिकार्डो ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम याद रखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ये विचारधारा काफी पॉपुलर हुई। इसमें कुछ बिंदु और हैं जिसको हम देखते हैं। इनका कहना था कि 3 क्लास होते हैं, प्रोड्यूसर, वर्कर और कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर, वर्कर और कंज्यूमर, इसमें किसी प्रकार का कंट्रोल आवश्यक नहीं है। ये एक नेचुरल अलायंस है, ये एक प्राकृतिक संबंध है जिसमें किसी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। ये खुद ब खुद ये तय किससे होगा? मार्केट से, बाजार से, मार्केट से। ये अपने आप खुद ब खुद मार्केट से तय होगा, जिसमें न प्रोड्यूसर की, न वर्कर की, न कंज्यूमर की कोई भूमिका है, बल्कि भूमिका मार्केट की है। और मार्केट तय करेगा चाहे रेट को, चाहे प्रोड्यूसर की डिमांड और सप्लाई की नीति पे काम कर रहा है। यहाँ पे 2 बातें हैं, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। इसमें राज्य को आने की, सरकार को आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सबसे पहला उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर, वर्कर और कंज्यूमर के बीच एक नेचुरल अलायंस है जो अदृश्य हाथ के द्वारा, इंडिविजुअल, अदृश्य हाथ, अदृश्य हाथ से संचालित हो रहा है। इसमें सरकार की या राज्य की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये जो अदृश्य हाथ है, इसे मार्केट फोर्स का नाम दिया गया है। तो सबसे पहली बात जो फ्री ट्रेड वालों का कहना था, फ्री ट्रेड की थ्योरी का कहना था कि जो प्रोड्यूसर है, जो वर्कर है, जो कंज्यूमर है, वो एक अदृश्य हाथों से संचालित है, मार्केट फोर्स से संचालित है। इसमें सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा मिनिमम गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट इसमें था मिनिमम गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट आपने सुना होगा, मोदी जी कई बार बोले हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये नारा यहीं से आया है कि हम न्यूनतम सरकार चलाएंगे, सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल कम होगा, इजी गोइंग बिजनेस होगा और हम मिनिमम गवर्नमेंट के माध्यम से व्यवस्था को सही करेंगे। तो मोदी जी कई बार कहा था, नारा उनका नारा कई बार मोदी जी का नारा है मिनिमम गवर्नमेंट। तो इनका कहना, इस थ्योरी में कहना है कि सरकार बाजार में हस्तक्षेप ना करे। बाजार एक अपनी धुरी से चलेगा, अपने रास्ता बाजार खुद तय करेगा। किसकी डिमांड है, किसकी सप्लाई है, उसमें सरकार राज्य को हस्तक्षेप ना करे। अब उसको आप ऐसे समझिए, जब कोविड का दौर आया था तो कोविड के दौर में सारी चीजों की डिमांड कम गई, लेकिन एक चीज की डिमांड काफी बढ़ गई थी, सपोज मास्क। लेकिन मास्क की सप्लाई उतनी तो हो नहीं रही थी, प्रोड्यूसर के पास मास्क तो थे नहीं।
तो अब ये मास्क की डिमांड हाई थी क्योंकि सरकार बार बार बोलती थी कि व्यक्ति को मास्क पहनने चाहिए, लेकिन सप्लाई तो थी नहीं इसकी। तो यहाँ मास्क और सप्लाई का जो गणित था वो गड़बड़ हो रहा था। अब यहाँ पर सरकार का या मोदी जी का इंटरवेंशन होता है। अब गौर कीजिएगा, उस दौर का आप याद कीजिए। मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि मास्क पहनना सभी को अनिवार्य है, लेकिन अगर आपके पास मास्क नहीं हो तो गमछा या रुमाल से भी आप मुंह ढक के रखें। तो उन्होंने मार्केट में हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव हस्तक्षेप किया कि जब तक सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है तब तक मैं पब्लिक को कंट्रोल करके रखूंगा कि आप एक वैकल्पिक व्यवस्था है, आप मास्क की जगह रुमाल या गमछा बांध सकते हो। और खुद भी अगर आपने उनकी भाषण को देखा होगा, सुना होगा, तो जब तक वो व्यवस्था मास्क सप्लाई 100% नहीं हुई तब तक खुद भी वो जब टीवी वगैरह पे आते थे तो गमछा पहन के, गमछा लपेट के आते थे। उन्होंने भी मास्क का प्रयोग नहीं किया उस जमाने में, उस दौर में। तो इनका भी ये कहना था कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप तो करे लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव हस्तक्षेप करे। वो बाजार में आके खुद मास्क, सरकारी कंपनी मास्क बनाने लग जाती, सरकार बोलती मास्क मैं ही सप्लाई करूंगा, इस रेट पर मास्क बिकेगा, वो मार्केट में डायरेक्ट हस्तक्षेप हो जाता। तो एडम स्मिथ का ये कहना था कि आप मार्केट में मास्क की डिमांड थी, अपने आप सप्लाई होने लगी। आज देखिए उचित रेट पर आपको मास्क अवेलेबल होगी। इसमें सरकार का हस्तक्षेप कहाँ बच सके? सरकार क्यों काम करेगी इसमें? लेकिन अगर सरकार उस वक्त हस्तक्षेप नहीं करती, मान लिया डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो इसकी प्राइस बढ़ जाती, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाती, मास्क की चोरी, मास्क की कालाबाजारी शुरू हो जाती। इस समस्या से बचने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप तो किया, क्योंकि उन्हें प्राइस इंक्रीज, इन्फ्लेशन को रोकना था, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से बचना था। इसके लिए मोदी जी ने कहा कि मास्क की जगह अभी आप रुमाल भी बांध सकते हो। आपने चालाकी से मोदी जी ने काम कर दिया, आप समझ पाए या नहीं पता नहीं, क्योंकि मोदी जी ने इसी थ्योरी का यूज किया कि हम तो मास्क नहीं बनाएंगे, सरकार मास्क नहीं बनाएगी। उसने बाजार पे छोड़ दिया, बाजार खुद मास्क बनाया, बाजार खुद रेट तय किया। सरकार की न रेट तय करने की भूमिका थी, न मास्क बनाने की कोई भूमिका थी, मास्क किस प्रकार का उसमें कोई भूमिका नहीं थी। सरकार ने सिर्फ चालाकी से इस समस्या से निवारण करने के लिए उसने एक ऑप्शन दे दिया कि अभी मास्क की कोई आवश्यकता नहीं, आप रुमाल और गमछा से भी काम चला लो। और जब मास्क बन गया आज के डेट में, तो लोग अपने आप मास्क की कीमत भी तय होगी। यही बात एकदम स्मिथ का कहना था कि सरकार हस्तक्षेप तो करे, लेकिन सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हस्तक्षेप करे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करे, न कि बाजार में डायरेक्ट प्रवेश कर जाए। इससे बाजार के सिद्धांत के खिलाफ है, इनका कहना था। तीसरा पॉइंट, तो आपने 2 पॉइंट समझा कि फ्री ट्रेड लेजर फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ, रिकार्डो के द्वारा दिया गया था। इसमें पहली बात, सिद्धांत पहला थ्योरी कहा गया था इस थ्योरी के तहत कि जो वाणिज्यवाद की थ्योरी है वो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के प्रतिकूल है, वो बहुत ही डेंजरस सिद्धांत है जो अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देगी, खराब कर देगी। दूसरा, इसमें इन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर, वर्कर और जो कंज्यूमर है, इसके बीच एक अदृश्य, एक नेचुरल संतुलन होता है, नेचुरल बैलेंस होता है। इसमें सरकारी हस्तक्षेप, सरकार की भूमिका, गवर्नमेंट की भूमिका की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक अदृश्य हाथ के द्वारा संचालित होता है। वो खुद अपने तय कर लेगा कि कीमत क्या होगी, प्राइस क्या होगी, कितनी सप्लाई करनी, कितनी डिमांड करनी है। जो मैंने आपको मास्क के उदाहरण देकर बताया भी कि सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, बाजार खुद तय करती है कि रेट क्या होगा, उसका सप्लाई कितनी करनी है, उसकी डिमांड कितनी है। तीसरी पॉइंट, अगर सरकार को हस्तक्षेप करना भी है तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, प्रशासनिक तौर पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, अन्यथा ये इकोनॉमिक के सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा। तो अब चौथी बात उन्होंने कहा, सपोर्टेड प्रोड्यूसर और वर्कर या कंज्यूमर, अगर सपोज प्रोड्यूसर के पास इनकम आएगा, प्रोड्यूसर इनकम कमाता है, इनके पास प्रॉफिट होता है, इनको सैलरी मिलती है, इनको वस्तु मिलती है। अगर आप ऐसे देखें, इनको इनकम होता है, आज मिलती है, प्रॉफिट का हिस्सा कमाते हैं, ये इनको सैलरी मिलती है और इनको वस्तु मिलती है। अब ये किस सैलरी पे ये काम करेंगे
और वस्तु किस रेट पर मिलेगी, ये इसके हाथ में होता है, प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। तो इनका कहना था कि प्रोड्यूसर पे मार्केट का दबाव होता है, प्रेशर होता है। तो प्रोड्यूसर इसकी कीमत ज़्यादा न, इसकी सैलरी कम कर दे, न कम करे, इस वस्तु की कीमत ज़्यादा न ज़्यादा रखे, इसके लिए मार्केट फोर्स होता है, मार्केट प्रेशर होता है कि और भी बहुत सारी कंपनियों को, और भी बहुत सारे कंपनियों को आप इसमें आप प्रवेश कर देंगे। अगर उस रेट से ज़्यादा उसने वस्तु बेची, रेट अगर ज़्यादा रखा तो वस्तु उसकी वस्तु नहीं बिकेगी। उसने श्रमिकों को अगर कम सैलरी दी तो श्रमिक उसके यहाँ काम नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने दूसरा टर्म बताया कि ओपन इकोनॉमी के साथ साथ आप मार्केट को बिल्कुल छोड़ दें, कई सारी कंपनी आएगी। जब बहुत सारी कंपनी आएगी तो प्रोड्यूसर न सैलरी कट कर सकता है, न वस्तु की कीमत कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, सॉरी। तो वस्तु की कीमत या श्रमिकों की सैलरी, ये भी उन्होंने कहा कि मार्केट खुद ब खुद तय करेगा। इसके साथ साथ ये थ्योरी सही थी। अब इसमें थ्योरी की डिटेल में तो हम वर्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे। फिर आपने समझ गया, आपने दो थ्योरी समझा। पहली थ्योरी थी वाणिज्यवाद, जिसमें कहा गया था कि कीमती धातुओं का संग्रह करना है और कम से कम आयात करना है और अपने पास निर्यात की ताकत रखना है। जो दूसरा देश है, दूसरी कंट्री है, वो मेरा प्रतिद्वंदी है, उसे कभी व्यापार में आगे बढ़ने का मौका नहीं देना है। मतलब अनहेल्दी कंपटीशन था वहाँ पर। और जो एडम स्मिथ का कहना था, क्लासिकल अर्थशास्त्र, जिसे उदारवादी अर्थशास्त्र की संज्ञा भी दी गई है, लिबरल इकोनॉमिक्स की संज्ञा दी गई है, जिसके प्रणेता एडम स्मिथ और रिकार्डो थे, उनका ये कहना था कि सब कुछ आप मार्केट के भरोसे छोड़ दें। मार्केट खुद तय कर लेगी किसको कितनी सैलरी देनी है, किससे कितनी वस्तु का कीमत क्या होगा, वस्तु कब सप्लाई करनी है, वस्तु कब ये कितनी डिमांड है। उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो। अगर होता भी हो तो सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई व्यापार की नीति को अगर डिस्टॉर्ट कर रहा है, खराब कर रहा है, उस वक्त सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। अन्यथा व्यापार में, डायरेक्ट व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। इसके बाद एक तीसरी धारा और आई। उस धारा को समझने के बाद इसे कहते हैं समाजवादी धारा, सोशलिस्ट अप्रोच। सोशलिस्ट अप्रोच, समाजवादी विचारधारा। आपने गौर किया होगा 1919 में, 17 में बोल्शेविक क्रांति होती है, कार्ल मार्क्स का दौर आता है और कार्ल मार्क्स ने एक अलग आर्थिक दर्शन दिए, एक अलग आर्थिक विचारधारा दी। उनका कहना था कि गवर्नमेंट का नियंत्रण आवश्यक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल आवश्यक है। ये प्रोपगंडा है पूंजीपतियों का कि फ्री ट्रेड हो, मुक्त व्यापार हो, मुक्त अर्थव्यवस्था हो, वो प्रोपगंडा है जिसमें श्रमिकों का, गरीबों का भयानक शोषण होता है और होगा भी। तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का विकास, इकोनॉमिक्स का विकास प्लानिंग वे में होना चाहिए। नियोजित अर्थव्यवस्था प्लानिंग वे में होना चाहिए। और तीसरा, लेबर को, मजदूरों को उचित पारिश्रमिक मिले, इसकी व्यवस्था सरकार करे। चौथी बात, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति पर सरकार नकेल कस के रखे। तो ये जो सोशलिस्ट विचारधारा आई, ये उस विचारधारा की बिल्कुल उल्टी विचारधारा थी। जहां पर ये हमने वहां देखा था कि मिनिमम गवर्नमेंट की बात थी, ये पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करते हैं कि सरकार के नियंत्रण में ही व्यापार अर्थव्यवस्था हो, सरकार नियंत्रण आवश्यक है, प्लानिंग वे में होना चाहिए, लेबर को उचित पारिश्रमिक मिले, और जो कैपिटलिस्ट है उन पर सरकार नियंत्रण रखे, सरकार को टैक्स के माध्यम से या इन्हें सब्सिडी देकर इन्हें कंट्रोल में करें, इनको बैलेंस करके रखे। तो इसकी और भी बहुत सारी चर्चा है, बात के करेंगे। लेकिन सोशलिस्ट विचारधारा, जो एडम स्मिथ की जो विचारधारा थी, उसके बिल्कुल खिलाफ थी। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, कंपटीटर थे। खैर, इसके बाद इसी वक्त, इसी दौर में एक सवाल था, यूपीएससी में पूछा गया था
कि जहां मुक्त व्यापार में फ्री ट्रेड में एडम स्मिथ ने चांद की रोशनी, सूरज का प्रकाश देखा था, वहीं कार्ल मार्क्स ने काली परछाई देखी थी। तो जहां मुक्त व्यापार में एडम स्मिथ लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा एक पिक्चर खींचा था, मुक्त व्यापार होगा, प्रोड्यूसर फायदा उठा रहे हैं, खूब सारे पैसे आ रहे हैं, सब देश का तरक्की हो रहा है, लेबर को अच्छे उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कई सारे प्रोडक्ट का ऑप्शन उनके पास है। तो एक बहुत ही रोजी पिक्चर, एक अच्छी पिक्चर खींचा उसने। लेकिन वहीं पर कार्ल मार्क्स ने ये बताने का प्रयास किया, इसमें अंधेरा ही अंधेरा है। श्रमिकों का शोषण पूंजीपतियों के द्वारा, श्रमिकों से ज़्यादा काम करवाना, उनको उचित फैसिलिटी, उचित मुआवजा, संगठन बनाने का ये सब अधिकार नहीं दिया जाना, उनकी बेसिक नीड भी पूरा नहीं होती थी, ये कार्ल मार्क्स का कहना था। और फिर उन्होंने एक अलग थ्योरी दी कि नहीं, ये सब चीज़ सरकार के हाथ में होना चाहिए, सरकार ही तय करेगी कि किसको कितना काम करवाना है, कितनी सैलरी होगी, कौन सी वस्तु बनेगी, कौन सी वस्तु नहीं बिकेगी। तो मार्केट को उन्होंने कंट्रोल करना चाहा, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी कार्ल मार्क्स की। खैर ये दोनों व्यवस्था चली, तभी एक अलग व्यवस्था आ गई 1929 में, आपने सुना होगा 1929, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ गई, रिसेशन, डिप्रेशन। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई, वर्ल्ड रिसेशन, वर्ल्ड डिप्रेशन। अब जब वर्ल्ड डिप्रेशन आए, उस वक्त संजोग से सिर्फ समाजवादी व्यवस्था वाले देश ही बचा पाए अपने आप को इस डिप्रेशन से। सोशलिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा वाले देश तो बच गए, लेकिन कैपिटलिस्ट वाले भयानक मंदी के शिकार हो गए। उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, उनका बाजार तहस नहस हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। तो अब जब ये मंदी आई, तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, चाहे एडम स्मिथ हो, चाहे रिकार्डो हो, उनसे पूछा जा रहा था आखिर इस मंदी से उबरने का क्या रास्ता है, मंदी से हम कैसे उबरेंगे? आपने जो रास्ता बताया वो तो आगे रह के खड्डा में गिर गया, अब हम क्या करें? तो अब उनको लगा कि समाजवादी विचारधारा ही सही तो नहीं थी, सोशलिस्ट अप्रोच तो सही नहीं था। तो कहीं न कहीं जो मुक्त व्यापार वाले थे, एटम स्मिथ वाले, उनको चुनौती भी समाजवादियों से मिली, और उनके सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि अब मैं रास्ता क्या सुझाएं। तो अब स्पेस आता है, अब नाम आता है जे.एम. केन्स का, जिसकी चर्चा में आते ही किया था कि जे.एम. केन्स ने इस पूरे मंदी से निकालने का रास्ता बताया था, और जिसके रास्ते पे चल के ही विश्व आर्थिक मंदी से दूर हुआ था। इसलिए जब भी आप मंदी की चर्चा करें, या विश्व में जब भी मंदी की चर्चा होती है, आप भी जब आंसर लिखें, सवाल लिखें, तो केन्स का नाम जरूर लिखेंगे। जे.एम. केन्स उनका नाम था, मैंने अभी चर्चा भी की थी, आपको बताया भी था कि जे.एम. केन्स, केनेशियन थ्योरी से इसका नाम दिया गया है, केनेशियन थ्योरी, केनेशियन थ्योरी सिद्धांत। और इसी सिद्धांत पे चलकर विश्व ने विश्वव्यापी मंदी से, वर्ल्ड डिप्रेशन से अपने आप को दूर किया, और इसे केनेशियन थ्योरी कहा जाता है। आप इनका नाम भी याद रखेंगे, नाम भी कोट करेंगे एग्जाम में जब भी लिखना हो, बताना हो। और उसी थ्योरी को हमारे वित्त मंत्री ने आज भी फॉलो किया, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा था, इसलिए मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था। बैकग्राउंड बताने, अगर बिना बैकग्राउंड बताए आप नहीं समझ पाते। तो जे.एम. केन्स आखिर कहाँ से आए? जे.एम. केन्स आए फ्री ट्रेड में के बाद, जब आर्थिक मंदी आई, तब उनसे पूछा गया कि आप क्या रास्ता है, आपके पास क्या रास्ता बताया आपने जो रास्ता बताया वो तो आगे जाकर अंधेर कुआं में हम तो भटक गए। उसके पहले वाणिज्यवाद को आपने नकार दिया, समाजवादियों को नकार दिया, आपके रास्ते पे चलकर तो हम आके फंस गए। तभी केन्स की थ्योरी आती है, और जे.एम. केन्स विचारक थे, और उन्होंने एक अलग थ्योरी दी, अलग विचारधारा बताई, हम उसको समझते हैं। तो इनका नाम था जे.एम. केन्स, याद रखेंगे, बहुत ही फेमस है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में इसका नाम बताएंगे, इनका नाम बताएंगे। इस थ्योरी की काफ़ी चर्चा है, केनेशियन थ्योरी, केनेशियन सिद्धांत।
इनका कहना था कि मार्केट क्रैश हुआ, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अभी मार्केट क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि डिमांड नहीं थी। डिमांड है नहीं, सप्लाई होगी नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? डिमांड की। सबसे बड़ी समस्या थी डिमांड की। आप इसको अच्छे से समझिएगा, गौर कीजिएगा। डिमांड है नहीं, जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी यहाँ पे प्रोड्यूसर खामोश है। वो पूंजी क्यों फंसाएगा, पूंजी क्यों लगाएगा? जब प्रोड्यूसर पूंजी नहीं लगा रहा, प्रोडक्ट नहीं बना रहा, तो फिर इनके पास पैसे नहीं होंगे, इनकी इनकम कम गई। वर्क कंज्यूमर या फिर वर्कर के पास पैसे नहीं है, डिमांड नहीं, इनको सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी नहीं मिली है तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं, और धीरे 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 पूरे देश में मंदी छा जाएगी। तो मंदी की जो सबसे बड़ी वजह इनके अनुसार बताएगी कि डिमांड का कम होना। अब इनका कहना था कि यहाँ पर न ये प्रोड्यूसर कुछ कर सकता है, न ये लोग कुछ कर सकते हैं। अगर आप इनको बैंक से काफ़ी सारा पैसा भी देंगे, लोन भी देंगे, तो भी वो उस लोन का पैसे का यूज नहीं करेगा। सपोज मान लीजिए कोविड के दौर में कोई जूता बनाने की कंपनी थी, आप उसको लोन दे रहे हैं, लो 10 लाख रुपया लो, आप जूते कंपनी का जूता बनाना। और रुपया लेके क्या करेगा वो? क्योंकि उसे पता है कि हम जूता तो बना लेंगे, लोन लेके जूता भी बनवा लेंगे, कंपनी खड़ा कर लेंगे, लेकिन आगे सप्लाई डिमांड ही नहीं है इसकी। जो गलती मोदी सरकार ने मई महीने में की, आप इस गलती को ध्यान रखेंगे। मोदी सरकार ने मई जून के महीने में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 20 लाख करोड़ देने की प्लानिंग की थी, और बैंकों से लोन दे रही थी। उनका योजना क्या हुआ? किसी ने लोन नहीं लिया। 1% लोगों ने भी उस लोन का फायदा नहीं उठाया। तो केनेसियन थ्योरी इसी चीज को आगाह कर रहा था कि आप लोन दो फ्री, मतलब 0% इंटरेस्ट पे भी लोन दोगे तो भी कोई लोन नहीं लेगा, कोई पैसा नहीं लेगा, क्योंकि उससे आगे डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं क्रिएट कर, आपको डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा पहले। और मोदी सरकार ने वही क्या, आपने पता होगा, पढ़ा भी होगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा किया था। क्या गया था? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। और 1% लोगों ने भी इस योजना का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें पता था आगे डिमांड ही नहीं है, वस्तु की डिमांड ही नहीं है। तो सपोज डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे, डॉक्टर ने जो दवा प्रिस्क्राइब की है उसके विपरीत आप दूसरी दवा खाएंगे, और फिर दौड़ते फिर डॉक्टर पास आना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हुआ ही नहीं। वही गलती मोदी सरकार यहाँ कर रही थी कि उन्होंने केनेसियन थ्योरी के खिलाफ काम किया, विपरीत काम किया। इस पर लोन नहीं कोई लेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। तो इनके अनुसार सबसे पहले आपको डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, और डिमांड ये भी क्रिएट नहीं कर सकते। इनके पास पैसा होगा, खूब पैसा होगा, फिर भी ये मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि पैसा डूब जाएगा। इनके पास सेविंग होगी, वर्कर कंज्यूमर के पास सेविंग होती है, वो सेविंग अभी आवश्यक वस्तु छोड़कर सेविंग मार्केट में लगाएंगे नहीं, क्योंकि उनको लगेगा कि खराब दिन आने वाला है, दुर्दिन आने वाला है, उस खराब दिन के लिए वो सेविंग बचा के रखेंगे। तो इनकी सेविंग मार्केट में आएगी नहीं, ये पूंजीपति पैसा लगाएगा नहीं, तो पैसा लगाएगा कौन? तब इनका ये कहना था यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना चाहिए। सरकार पूंजी लगाए, पूंजी सरकार लगाए, कैपिटल सरकार लगाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका अर्थ हुआ अब न पूंजीपति लगाएगा, न वर्कर अपनी सेविंग निकालेगा, अब सरकार को अपने पैसे निकालने पड़ेंगे। और सरकार भी बैंकों के माध्यम से मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर नहीं, जो लोन दे रहे हैं, जैसे उन्होंने मोदी सरकार ने लोन देने की घोषणा की थी, वो लोन यहाँ पर काम नहीं आएगा। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, आपको उस जगह पर एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे जहाँ पूंजी लगती है। रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पुल बनाना, चाहे गड्ढे खोदवाना। अब गड्ढा खोदवाइए, वर्कर को पैसा दीजिए। तो आप उसको फिर ऐसे समझते हैं। सपोज कैपिटलिस्ट वर्ग
और ये वर्कर है। तो अभी आपने देखा ये कैपिटलिस्ट पूंजी अपनी लगाएगा नहीं, वर्कर अपनी जमीन निकालेगा नहीं, तो सरकार को इंटरफेरेंस करना पड़ा। गवर्नमेंट को कहाँ पर करना पड़ेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने पड़ेंगे। जब ये खर्च होगा कि मार्केट इसकी वजह से नहीं चलेगा, मार्केट इन लोगों की वजह से चलेगा, क्योंकि ये तो पैसे वाले हैं, इनके पास तो ये तो बहुत कम संख्या में होते हैं, 10, 20, 50%, 1-2% ही होते होंगे, लेकिन वर्कर संख्या ज़्यादा होती है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है। जब ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वस्तु खरीदेंगे, फिर मार्केट अपने आप ग्रो कर जाएगा। तो इनके पास पैसा हो, इसके लिए गवर्नमेंट इनसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के तहत इनको रोजगार दे सकती है। वो चाहे रोड बनवाए, पुल बनाए, गड्ढा खुदवाए, या कोई भी काम करवा सकती है सरकार इनसे। और सरकार को अब इंटरफेरेंस करके सरकार शामिल होगी इस व्यापार में, और सरकार शामिल होने के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से बाजार में पूंजी लगाकर, खुद की पूंजी लगाकर, वर्कर को पैसा देकर फिर इस व्यापार को खड़ा करेगी। और आपने अभी आपको बताया कि जो मोदी सरकार थी, वो आत्मनिर्भर भारत के तहत वो मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर कर रही थी, मैंने बैंकों के माध्यम से लोन दिला रही थी। प्रोड्यूसर ने लोन नहीं लिया। वो क्यों लोन लेगा? क्योंकि उसे पता है आगे बिकेगा ही सामान नहीं। इस गणित को समझे। इसलिए अब जब आंसर बताना हो, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताना हो, तो आप बता सकते हैं ये फ्लॉप क्यों हुआ। खैर, जब सरकार आएगी तो दो बात होगी। सरकार एक्सपेंडिचर करेगी, डिमांड क्रिएट करेगी। सरकार का काम है यहाँ पर डिमांड क्रिएट करना। डिमांड क्रिएट कैसे होगी? इनके हाथ में पैसा आएगा, इनको भरोसा होगा नहीं मार्केट चल गया। जब इनको मान लिया इनको नौकरी मिलेगी, इनको वेजेज मिलेगी, पारिश्रमिक मिलेगा, मेहताना मिलेगा, तो वो जो पैसा आएगा उस पैसे से वो सामान खरीदेंगे। जब सामान खरीदेंगे तो डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी, और फिर इसका प्रारंभ हो जाएगा प्रोड्यूसर का। जब डिमांड आएगी वस्तु की तो प्रोड्यूसर फिर वस्तु बनाना प्रारंभ करेगा, और फिर सरकार जो है अपना हाथ वापस खींच ले। फिर सरकार का रोल खत्म हो जाता है, सरकार अपने हाथ वापस खींच ले, इस पर टैक्स लगा दे, और जो पूंजी उसने लगाया है मार्केट में वो पूंजी इस पूंजीपतियों से वसूल ले। तो इनका गणित ये काम कर रहा था केनेशियन थ्योरी से। तो आपने केनेशियन थ्योरी में 2-3 बातें समझी। पहली, मंदी को दूर करने के लिए ना प्रोड्यूसर आगे आएगा, प्रोड्यूसर के पास कितना ही पैसा क्यों न हो, लेकिन वो मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा। कैपिटलिस्ट पैसा तब तक नहीं लगाता है जब तक उसको रिटर्न आने की उम्मीद ना हो, इसलिए पैसा वो लगाएगा नहीं। वर्कर के पास पैसे कम होते हैं, सेविंग कम ही होती है। वो तो 2 दिन के लिए, खराब दिन के लिए बचा कर रखेगा कि कहीं पता नहीं इससे मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं पैसा कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, तो वो तो खर्च ऐसे भी नहीं करेगा। तो वर्कर जब खर्च नहीं कर रहा है तो मार्केट क्रैश हो जाता है, क्योंकि सामान तो वर्कर ही खरीदेंगे, आम आदमी खरीदता है। इसके हाथ में, इसके लिए आपको सरकार को हस्तक्षेप करके मार्केट को खड़ा करना पड़ेगा, डिमांड को क्रिएट करना पड़ेगा। और डिमांड जब क्रिएट हो जाएगी फिर सरकार अपने हाथ वापस खींच ले और पूंजीपतियों पर टैक्स लगा के अपने जो पूंजी लगाए हैं उसको वापस ले ले। जो केनेशियन थ्योरी यही कहती थी। इसका आपने इतिहास में देखा होगा, एक शासक थे रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिसे न्यू डील कहा जाता है। हिटलर जर्मनी के, इन दोनों ने इसी केनेशियन थ्योरी का लाभ उठाते हुए, हालांकि ये तो हिटलर तो नहीं जानते भी नहीं थे, लेकिन रूजवेल्ट ने इसी केनेशियन थ्योरी का लाभ उठाते हुए इन्होंने अमेरिका को, हिटलर ने जर्मनी को सर्वाइव करा दिया, खड़ा कर दिया, मंदी के दौर से बाहर निकाल लिया।
उस दौर में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ, डाकतार का विकास हुआ, पुलें बनाई गई, है ना। बहुत सारी सरकार ने सोशल वर्क भी किए। तो सरकार सोशल वर्क भी कर ली, डिमांड भी क्रिएट कर दी, और बाद में पूंजीपतियों से टैक्स लेके अपने खजाने को भर भी लिया। ये था केनेशियन थ्योरी। लेकिन केनेशियन थ्योरी एक पेन किलर की तरह है, दर्द निवारक गोली। इसे आप हमेशा नहीं खा सकते हैं। ये मेन स्ट्रीम में ये थ्योरी भी बाजार के सिद्धांत के खिलाफ काम कर रही है। बाजार का सिद्धांत, मूल सिद्धांत ये है, बेसिक थ्योरी है कि जहां पर सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल न हो। आखिर सरकार ने हस्तक्षेप की तो सरकार का दायरा बढ़ा, सरकार का दायरा बढ़ा तो सरकार टैक्स वसूल ली। इसके अलावा सरकारी मेन जो अब एक न्यू क्लासिकल का दौर आएगा डेविड हार्को के द्वारा, उसका ये कहना था कि सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो जेएम केन्स थ्योरी दिया, केनेशियन थ्योरी, ये भी थ्योरी बहुत ही खतरनाक थ्योरी है कि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल कम होने चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप का मतलब वो समझते थे कि ब्यूरोक्रेसी का हस्तक्षेप मतलब भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, करप्शन, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, और फिर अंततः उसकी नुकसान दूसरी तरफ देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो न्यू कैपिटलिस्ट है उनका ये कहना है कि नहीं, केनेशियन थ्योरी भी एक ठीक है, दर्द निवारक के रूप में हम खा सकते हैं, पेन किलर के रूप में ले सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी भी हमेशा काम नहीं आएगी। और जो दूसरी थ्योरी थी उसे कहते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी। इनका कहना था कि नहीं, केनेशियन ने थ्योरी बताया सरकार का हस्तक्षेप, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, ये बिल्कुल गलत थ्योरी है। बाजार में सरकार को कभी नहीं आना चाहिए। बल्कि इनका ये कहना था कि सपोज कैपिटलिस्ट वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लासेस, वर्कर क्लासेस, इसमें सरकार की भूमिका नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में। अगर मंदी का ही दौर है तो सरकार इनको डायरेक्ट बेनिफिट दे सकती है, आपने गौर किया होगा कोरोना के काल में कांग्रेस सरकार, खासकर राहुल गांधी कई बार बोलते थे, बार बार उनका कहना आता था कि हम वर्कर को डायरेक्ट बेनिफिट दें। जब मोदी सरकार आत्मनिर्भर योजना लेके आई थी तो उनके खिलाफ थे, बोलते थे नहीं, इससे कुछ देश का फायदा नहीं होगा। तो जब तक हम डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देंगे, इनके हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये मार्केट क्रैश नहीं रहेगा। तो इन्होंने जो डायरेक्ट बेनिफिट की बात की थी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने, वो इसी थ्योरी के तहत कही थी। तो ये आप समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आ जाएंगे तो आप आंसर लिखने में आपको आसानी होगी। खैर, तो इनका ये कहना था इनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए और यहां पर बैंक को आना पड़ेगा और बैंक लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ाए, तरलता, लिक्विडिटी, मार्केट में पैसा बैंक के द्वारा लिक्विडिटी की ज्यादा प्रवाह किया जाए मार्केट में, वर्कर को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए और धीरे धीरे करके ये मार्केट फिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इनकी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुई। तो आमतौर पर घुमा फिरा के जो गरीब देश हैं, पुअर कंट्री हैं, वो केनेशियन थ्योरी पे ही आ जाते हैं। तो ठीक है, सरकार ही खर्च कर देगी, सरकार ही पुल बनाएगी, सरकार ही ब्रिज बनाएगी, सरकार ही रोड बनाएगी और फिर उससे मार्केट को खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। तो अब इस बजट में गौर किया होगा, सरकार ने कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है इसको बढ़ाने का काम किया। आपने गौर किया होगा, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी। अब सरकार को समझ में आ गया कि मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर के द्वारा हम इस मंदी से दूर नहीं हो सकते हैं, इस मंदी को दूर नहीं कर सकते हैं और
बाजार में एक तरलता जब तक नहीं आएगी, बाजार में एक उत्साह जब तक नहीं आएगा, जब तक सरकार खुद इसमें इंटरवेंशन नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। इसके लिए आपने गौर किया, अभी आप समझ में आ जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार बढ़ाने का काम या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम सरकार क्यों कर रही है। उसके पीछे वो पूरी थ्योरी काम कर रही थी कि सरकार जब तक इस क्षेत्र में यहाँ पर नहीं आएगी, इधर आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक मार्केट डंपी रहेगा। तो मैंने आपको 4 थ्योरी बताने का प्रयास किया। इस दर्शन को जब आप पढ़ लेंगे, इस थ्योरी को जब पढ़ लेंगे, तब आपको जब भी बजट का बजट भी देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस विचारधारा के तहत ऋषि राहुल गांधी का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है, किस आइडियोलॉजी के तहत, किस आर्थिक दर्शन के तहत वो इसकी मांग कर रहे थे। ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स विचारधारा थी। केनेसियन थ्योरी के तहत आखिर मोदी जी ने इस फिजिकल जो एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको बढ़ाने का काम किया। जो केनेसियन थ्योरी के तहत उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसमें उन्होंने गलती कर दी, मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर की, जो जिसका कोई फायदा नहीं हुआ देश को। बैंक को सरकार ने बैंक तो पैसा देने तैयार थी, कोई पब्लिक पैसा नहीं ले रही थी। इसके अलावा अब मार्केट को फ्री ट्रेड, अभी आपने मैं पिछले क्लास में पिछले सेशन में बताया था, उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन। तो वो जो क्लासिकल एरा के जो विचारक थे, फिलोसफर थे, उनका कहना था कि जब मार्केट को जितना हम खोलेंगे, देश की तरक्की होगी, देश का विकास होगा, पूरे विश्व का विकास होगा। तो ये जो समाजवादी विचारधारा थी या फिर वाणिज्यवाद की विचारधारा थी, ये समाजवादी विचारधारा हालांकि समाप्त भी होगी, 91 में उनका दौर बिल्कुल सोवियत रशिया समाप्त होगी। तो अंततः देश में उदारीकरण और खगोलीकरण के दौर आया विश्व में, और उसी को बेस बनाकर, उसी थ्योरी को बेस बनाकर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो जब भी इकोनॉमी में उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जब भी नाम आएगा, तो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं, एडम स्मिथ का ही नाम आएगा। उनकी थ्योरी पर ही हम आगे आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसे पेन किलर का काम किसने किया? केनेसियन थ्योरी ने। तो इसी केनेसियन थ्योरी को समझाने के लिए मैं पूरा आपको एक क्रम बता रहा था कि आप केनेसियन थ्योरी को समझ पाएं। केनेसियन थ्योरी को एग्जाम में कोट भी करेंगे, बताएंगे भी, तब आपको बेहतर आंसर भी लिख पाएंगे और आपको बेहतर समझ भी डेवलप हो पाएगी। तो अगले वीडियो में, अगले सेशन में मैं कुछ डाटाज की चर्चा करते हुए और बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर सरकार ने किस योजना में खर्च करने की प्लानिंग किया है और सरकार का बजट से हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। तो सरकार के पास जो चुनौतियां थी, मैंने आज चर्चा की, आपको पिछले क्लास में बताया था कि सरकार के पास चुनौतियां क्या थी। आर्थिक चुनौतियां थी, मांग को खड़ा करना, बाजार को खड़ा करना, मार्केट को डेवलप करना। तो मार्केट को डेवलप करने के लिए मेरे पास 4 सिद्धांत थे, 4 थ्योरी थी, जिसकी चर्चा करते हुए आप बताएंगे इस थ्योरी में ये कहना था, इस थ्योरी में ये कहना था, और अंततः मार्केट केनेसियन थ्योरी के आधार पर खड़ा किया जा सकता है। तो सरकार के पास जो चुनौतियां थी कि मार्केट को कैसे खड़ा किया जाए, डिमांड कैसे बढ़ाया जाए, तो उस चुनौती का सामना करने के लिए मेरे पास केनेसियन थ्योरी थी। सरकार ने उसका यूज भी किया। तो इस बजट में आपने देखा होगा कि 3-4 थ्योरी की छाप भी है। मैं तो केनेसियन थ्योरी की छापें हैं, जहाँ पर हमने फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने का काम किया सरकार ने। इसके अलावा कुछ डेविड कार्लो और मिल्टन का भी योगदान है इस बजट में देखेंगे। तो ये बजट की बाकी बातों की चर्चा, कुछ और थ्योरी की चर्चा कि बजट में क्या क्या फंड किस में दिए गए हैं, उस डाटा की चर्चा जो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।